हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास है आईसीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आईसीएसई बोर्ड के वे स्टूडेंट्स जो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास 9-10th में उन्हें एक प्ले पढ़ना है शेक्सपियर का लिखा हुआ, जिसका नाम है जूलियस सीजर। और ये एक लंबी कहानी है, मेरा मतलब है लंबा ड्रामा है। मैंने किताब देखी पलट करके, 200 पेजेस की है ये। तो अक्सर आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा बोझिल, थोड़ा भारी सा लगता है कि अरे इतना लंबा ड्रामा पढ़ना होगा। तो कितना अच्छा हो कि ये पूरा का पूरा ड्रामा या इसकी समरी कह लो, जूलियस सीजर की ज़िंदगी की कहानी, उसकी बायोग्राफी अगर मैं आपको 30 से 40 मिनट में सुना दूं और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसमें आप जानेंगे कि जूलियस सीजर, उसकी पर्सनालिटी में क्या क्या खास बातें थी, उसकी कौन कौन सी बातें हम लोग सीख सकते हैं। और एक बार अगर आप ये कहानी सुन लोगे ना, तो फिर आपको शेक्सपियर का लिखा हुआ जो प्ले है जूलियस सीजर, वो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और उसकी बातें आपके मन में आएंगी। तो आप उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन आंसर हैं उसका आंसर भी अच्छे से लिख पाओगे एग्जामिनेशन के लिए भी। तो हम लोग कहानी शुरू करते हैं जूलियस सीजर की। तो कहते हैं कि पिछले 2000 वर्षों में दुनिया भर में कई महान नेता हुए हैं। युद्ध काल में और शांति के समय में भी महान नेता हुए हैं। और ऐसे ही नेताओं में से एक महान नेता, एक ग्रेट लीडर, जूलियस सीजर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जूलियस सीजर भी एक महान नेता, ही वॉज ए ग्रेट लीडर। अच्छा, जरा एक मिनट को देखते हैं कि विकिपीडिया क्या कहता है जूलियस सीजर के बारे में, कैसे इंट्रोड्यूस करता है। तो विकिपीडिया लिखता है कि गायस जूलियस सीजर, he was a Roman general and statesman, a member of the first triumvirate. Caesar led the Roman armies in the Gallic Wars before defeating his political rival Pompey in a civil war, and subsequently became dictator from 49 BC until his assassination in 44 BC. He played a critical role in the events that led to the demise of the Roman Republic and the rise of the रोमन अम्पायर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा जूलियस सीजर के बारे में? हम लोगों ने पढ़ा कि जूलियस सीजर एक बहुत बड़ा वॉरियर भी था, लीडर तो था ही, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर तो था ही, और वो उसके शासन का जो समय रहा है रोम में वो भी हम लोगों ने पढ़ा। और तो और वो वहाँ पर डिक्टेटर भी रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये कहानी थोड़ा सा समराइज करके चलूँगा कि आप बोर ना हो। ओके, तो हम लोग महान नेता जूलियस सीजर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले जानते हैं उनकी जन्म के बारे में। व्हाट अबाउट हिज बर्थ? तो जूलियस सीजर का जन्म रोम नाम के शहर में हुआ था। रोम के लोग लैटिन भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? लैटिन भाषा। और रोम देश की राजधानी का नाम था इटली। तो इटली की कैपिटल सिटी थी रोम, है ना। पर 2000 साल पहले वो एक बड़ा और शक्तिशाली शहर था। अब आज के समय की बात करो कि भाई बड़ा शहर या शक्तिशाली शहर कौन है, तो लोग लंदन का नाम लेंगे, लोग न्यूयॉर्क का नाम लेंगे, है ना, लोग शंघाई का नाम लेंगे। लेकिन अगर हम पास की बातें करते हैं, और ये कहानी जिस समय की है 2000 साल पहले की, तो रोम एक बड़ा ही पावरफुल सिटी हुआ करता था, है ना। वो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। अच्छा, इससे पहले कभी रोम के बारे में सुना है? नहीं सुना है? तो अगर अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा है, सिकंदर के बारे में पढ़ा है, तो रोम के बारे में सुना होगा। एक बच्चे के रूप में सीजर ने रोमन होने का क्या मतलब होता है ये कैसे सीखा होगा? उसने अपने आसपास के लोगों को बात करते हुए सीखा होगा। उसके घर में जो लोग बातें करते होंगे रोम के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, कंट्री के बारे में, उससे सीखा होगा। तो रोम के बारे में सीजर ने सीखा था कि रोम का महान साम्राज्य कई देशों में फैला हुआ था। रोम वॉज नॉट जस्ट ए सिटी, इट वॉज अ ग्रेट अम्पायर, है ना, बहुत बड़ा साम्राज्य था। रोम की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी फौज हुआ करती थी। ये भी एक स्पेशल मैटर है। और कहते हैं कि रोमन लोग जो थे वो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे थे। उन्होंने उस समय बहुत बड़े बड़े पुल और सड़कें भी बनाई थी।
जब आप पिरामिड के बारे में सोचते हो तो किसका ख्याल आता है? सोचो सोचो। तो ये सारी बातें जब जूलियस सीजर एक बच्चे के उम्र में जी रहा था तो वो ये सारी बातें सुनता था, सोचता था, है ना, रोम के बारे में, और ये सब बातें उसे बड़ी फैसिनेट करती थी। सीजर भाग्यशाली था। कैसे भाग्यशाली था? क्योंकि वह एक लड़के के रूप में पैदा हुआ था। ही वॉज ए सन। और भाग्यशाली हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन दिनों लड़कियों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। परिवार में लड़की के जन्मदिन होने पर लोग उतनी खुशी नहीं मनाते थे। अब ये उस समय की बात क्या है, आजकल के भी रूरल इंडिया में तो ऐसा ही है। गांव में अभी भी लोग लड़कियों के जन्म पर खुश नहीं होते। ये गलत बात है ना। अब सीजर की फैमिली कैसी थी? तो सीजर एक पैट्रिशियन परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए वो और भी भाग्यशाली था, क्योंकि उस समय का जो रोम था उसमें पैट्रिशियन लोग सबसे शक्तिशाली माने जाते थे, है ना। पैट्रिशियन फैमिली को एक कल्चर्ड फैमिली, एक जेंटलमैन वाली फैमिली, है ना, एक ऐसी फैमिली जिसका समाज में रुतबा हो, रोब-दाब हो और राजा के साथ में अच्छे संपर्क हों, ऐसा परिवार हुआ करता था। उनके घर के लोग कहते थे कि वी आर अ कल्चर्ड फैमिली, हमारा एक कुलीन परिवार है, हमारा एक सुसंस्कृत परिवार है, ऐसा कहते थे। अच्छा, अब उस समय सीजर जो कि बच्चा ही था उस समय, तो उसके मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वो अक्सर सोचा करता था कि मैं टॉप पर पहुंचना चाहता हूं, मुझे ऊंचाई हासिल करना है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जूलियस सीजर बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। ही वॉज एम्बिशियस, बचपन से ही, क्योंकि उस समय लोग जो नौकरी करते थे ये इस बात पर डिपेंड करता था कि आप अगर किसी अमीर परिवार से हो तो आपको एक इम्पॉर्टेंट नौकरी, एक अच्छी सर्विस, एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, और अगर आप गरीब परिवार से हो, स्ट्रगलिंग फैमिली से हो, तो शायद आपको अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी ना मिले। फिर भी हम लोगों ने पढ़ा कि जूलियस सीजर पैट्रिशियन फैमिली से था और उस परिवार के लोगों का शहर में, राजा के दरबार में अच्छा रुतबा था। तो बचपन से ही जूलियस सीजर सोचा करता था कि मुझे टॉप पर पहुंचना है, मुझे एक महान आदमी बनना है। अब बात है कि उस समय बच्चों की पढ़ाई कैसे हुआ करती थी। तो अधिकांश पैट्रिशियन लड़कों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। टीचर्स घर पर आते थे, घर पे रुकते थे, रहते थे और वहीं रह करके उनकी पढ़ाई होती थी। और चूँकि घर पर ही पढ़ाई करने का सिस्टम था तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड एज वाली बात तो नहीं थी कि भाई 5 साल का उम्र होने के बाद में ही स्कूल में एडमिशन होगा। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स 3rd ऑनवर्ड्स, तीसरी साल लगने के बाद से पढ़ाई शुरू करवा देते होंगे, तो बच्चों की पढ़ाई जल्दी शुरू हो जाती थी। सीजर ने बचपन में वो सारी सामान्य चीज़ें सीखी जो आजकल के बच्चे सीखते हैं। तो आजकल के बच्चे क्या सीखते हैं? पढ़ाई करना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, ड्राइंग करना सीखते हैं। लेकिन इसके अलावा सीजर ने और भी चीज़ें सीखी जो आम बच्चे नहीं सीखते थे, जैसे कि दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, ग्रीक लैंग्वेज भी सीखी उसने। और पब्लिक में, है ना, पब्लिक प्लेसेस पर 100 लोगों के बीच में, 500 लोगों के बीच में, 1000 पर्सन्स के बीच में स्पीच कैसे देना है, कोई मैसेज कैसे डिलीवर करना है, सबको कन्विंस कैसे करना है, ये बात भी सीजर ने सीखी। सीजर को पता था कि बड़े होकर के अच्छा भाषण देने से ही उसे वो सफलता मिल सकेगी जो वो चाहता है, जिसका वो हकदार है, जिसके लिए उसके मन में महत्वाकांक्षा है। तो उसने बचपन से ही स्पीच देने का, पब्लिक स्पीकिंग का, उसकी प्रैक्टिस उसने बचपन से ही करी। तो मुझे लगता है ना कि जब सीजर छोटा होगा तो अक्सर वो 50 बॉयज़ के बीच में, 100 बॉयज़ के बीच में लोगों को भाषण दिया करता होगा, सुनाया करता होगा, तभी तो उसकी प्रैक्टिस इतनी हुई होगी। मैं देख सकता हूँ कि कभी कभी वो बचपन में कहा करता था कि हर रोमन इतना अमीर हो कि वो खजूर के साथ साथ राजहंस भी खा सके, खजूर खा सके और राजहंस भी खा सके। राजहंस क्या होता है? तो राजहंस हम लोग स्वान को बोलते हैं, फ्लेमिंगो को बोलते हैं, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके मन में शायद ऐसी फीलिंग है कि राजहंस का मीट बड़ा टेस्टी होता है। मुझे भी एक बार चेक करना पड़ेगा। अब सीजर के पेरेंट्स और रिलेटिव्स की बातें करते हैं। तो सीजर के चाचा मरियस
एक जनरल और सीनेट के नेता थे। सीनेट कैसे समझोगे आप? तो सीनेट ये समझ लो कि जैसे हम लोगों के यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट होता है ना, और एमपीज होते हैं, तो सीनेटर का मतलब एमपी समझ लो आप। तो सीनेट वो स्थान था जहाँ रोम के रईस लोग इस बात पर चर्चा करते थे कि रोम पर शासन कैसे किया जाए, रोम को कैसे चलाया जाए, रोम की सरकार कैसे काम करे। तो सीजर के चाचा उस सीनेट के मेंबर थे। सीनेट के सदस्यों को सीनेटर कहा जाता था और उनमें से ज़्यादातर लोग कुछ कुलीन परिवारों से, है ना, हाई प्रोफाइल फैमिली से, रुतबे वाले परिवारों से बिलोंग करते थे। मरियस कुछ नए लोगों को आने देना चाहता था। इसने उसे कुछ सीनेटरों के बीच में थोड़ा सा अलोकप्रिय बना दिया, है ना। अब आमतौर पर लोग किसी भी जगह पर किसे मेंबर के रूप में शामिल करना चाहेंगे जो उनके जैसा ही हो, जो उनके जैसे सोच विचार रखता हो, उनके जैसे ही बैकग्राउंड फैमिली से आता हो। तो सीजर के चाचा चाहते थे कि भाई बाकी लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन सीनेट में होना चाहिए, जबकि कुछ और लोग जो थे सीनेटर वो मरियस की इस बात से सहमत नहीं थे। लेकिन साधारण लोग, कॉमन मैन जो हुआ करते थे ना, वो सीजर के चाचा मरियस को बहुत प्यार करते थे। मरियस ने गरीब लोगों को सेना में भर्ती किया और उन्हें इनाम के रूप में ज़मीनें भी दी। तो नेचुरल है कि इस वजह से वो कॉमन मैन के बीच में पॉपुलर हुए होंगे। भाई कोई भी आदमी जब समाज का भला करेगा, उनकी तरक्की की बातें करेगा, कोशिश करेगा, तो पॉपुलर होना तो डेफिनेट है ना। मरियस का एक महान शत्रु था, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति था, उसका नाम था सुल्ला। तो भाई अच्छे लोग बुरे लोग तो हमेशा होते हैं ना। तो सीजर के जो चाचा मरियस थे उसका भी एक दुश्मन था, देयर वाज एन एनिमी, उसका नाम था सुल्ला, और वो इटली के राज्य का बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेनापति था। अब इसमें क्या बात थी कि भाई सेनापति अक्सर मरियस की बातों का विरोध किया करता था, जबकि मरियस चाहते थे कि भाई वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में और आर्मी में भी नए लोगों को भी आने का मौका मिलना चाहिए। जबकि सेनापति की सोच थी कि नहीं, रोम के अमीर और कुलीन परिवार के लोग ही यहाँ का पावर कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ऐसा था। जब सीजर बड़ा हो रहा था तो उन दिनों सेना के बीच में बड़े भयंकर युद्ध हुआ करते थे। रोम की सेना का उसकी पड़ोस के देशों के साथ में होता होगा। और राजा महाराजा के समय में हम लोग इंडिया में भी तो यही सुनते हैं ना कि इन लोगों की बड़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो मरियस और सुल्ला दोनों लोग रोम के सबसे शक्तिशाली बनना चाहते थे और दोनों के पास में अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं थी। तो जूलियस सीजर के चाचा मरियस के पास में भी एक बड़ी सेना थी और जो सेनापति था रोम का सुल्ला, उसके पास में भी एक बड़ी आर्मी थी। तो जब सीजर बड़ा हो रहा था तो अब ये जो पावर को लेकर के कंट्रोल को लेकर के, सत्ता के सबसे ऊंचे पोजीशन पर जाने को लेकर के मरियस और सुल्ला इन दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई। लेकिन कहते हैं कि इस लड़ाई में आखिर में जीत सुल्ला की हुई। और उस समय तो भाई यही होता था ना कि जो जीत गया वो जो हार गया उसके लोगों को मार डालने का या उसे गुलाम बना देने का अधिकार रखता था। तो सुल्ला ने भी कहा कि मेरे दुश्मनों को बिना मुकदमे के मार डालो। उसने ऐसा ऑर्डर रिलीज किया। तो अब तो सीजर की फैमिली, सीजर के चाचा के परिवार के लिए बड़ी प्रॉब्लम की घड़ी आ गई ना। सीजर जानता था कि अब इस समय रोम में रहना ठीक नहीं है, नहीं तो सुल्ला के लोग, सुल्ला की आर्मी के लोग उसका मर्डर कर सकते हैं। तो सीजर जानता था, इसलिए उसने रोम को छोड़ना ही उचित समझा, क्योंकि उसे डर था नहीं तो सुल्ला के सैनिक उसकी मृत्यु कर डालेंगे, मर्डर कर डालेंगे। लेकिन 3 साल के बाद में उस सेनापति सुल्ला की मृत्यु हो गई और अब जब सीजर रोम वापस लौटा तो उसके मन में बिल्कुल क्लियर प्लानिंग थी कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। उसने मन में सोच रखा था कि सेना और राजनीति में नौकरियों के लिए लोगों को भर्ती करना है और जो लोग भर्ती होंगे, जो लोग भी ज्वाइन करेंगे आर्मी को, पॉलिटिकल टीम को, वो सीजर के वफादार होंगे, है ना। ऐसे करके धीरे धीरे सीजर के वफादार भरोसे वाले लोगों की एक बड़ी
फौज तैयार हो सकती है। और सीजर ने मन में सोचा कि भाई ऊपर पहुंचने का, है ना, सत्ता के टॉप पर पहुंचने का, गद्दी पर पहुंचने का यही एक रास्ता है। अब क्या हुआ कि सीजर ने भाषण देना शुरू किया। उसने जगह जगह पर लोगों को इकट्ठा करके जनता को, सेना को समझाना शुरू किया, अपने विचारों से अवगत कराना शुरू किया। धीरे धीरे करके उसने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश की। तो अक्सर सीजर के भाषण में क्या बातें हुआ करती थी, वो अमीरों के वोटों की गिनती की बातें करता था, गरीबों के वोटों की गिनती की बातें करता था। सीजर इस बात को अपोज करता था कि गरीबों के वोटों की वैल्यू अमीरों के वोटों की वैल्यू से कम होती है। तो ज़रा सा इस बात को आज के दौर के साथ में मैच करके देखो बच्चों। आज के समय में क्या है कि चाहे प्रधानमंत्री वोट दें या तुम्हारे पापा वोट दें, चाहे मैं वोट दूं या मुकेश अंबानी वोट दें, सबके वोट की वैल्यू इक्वल है, चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर हो, महिला हो या पुरुष हो। लेकिन हम लोगों ने रोम के बारे में क्या जाना कि उस समय अमीरों के वोट की वैल्यू ज़्यादा होती थी और गरीबों के वोट की वैल्यू कम हुआ करती थी। और सीजर इसे जस्टिफाइड नहीं मानता था। वो चाहता था कि भाई ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आगे चल कर के सीजर ने कई सारे युद्ध लड़े और वीरता के पदक भी जीते, है ना। उसे राज परिवार से पदक दिया गया होगा, ऑनर दिया होगा। सीजर के बारे में कहते हैं कि वो एक सफल वकील भी था। तो भैया ये बात तो समझ लो कि मैं सीजर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वह एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, ही वॉज ए ग्रेट मैन, ही वॉज ए ग्रेट लीडर। और अभी अभी हम लोगों ने जाना कि वो एक बहुत बढ़िया लॉयर भी थे, है ना। तो ये खास बात है ना। कहते हैं कि जब सीजर लगभग 25 साल का था तो उसे समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया था। अब लुटेरों ने पकड़ लिया तो उन्होंने उसे छोड़ने के लिए मोटी रकम की मांग की। कहा होगा कि भाई इतने पैसे अपने घर से मंगवाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सीजर उनसे डरा नहीं। उसने कहा था उन सारे लुटेरों से कि एक दिन मैं तुम सबको मार डालूंगा, ऐसा कहा था। अब देखो सीजर कितना साहसी था, कितना डेयरिंग था वो। समुद्री डाकू उसकी बात पर हंसे, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच सीजर कभी ऐसा कर पाएगा कि वो इन समुद्री डाकुओं को मार डालेगा। और कहते हैं कि रिहा होने के बाद में सीजर ने उन डाकुओं को पकड़वा दिया और सीजर ने उनमें से हर एक डाकू को मरवा दिया। तो सीजर जो कहता था वो करता भी था। इसका एक सबूत हम लोगों ने यहाँ पर अभी भी देखा। अन्य शक्तिशाली रोमनों की तरह सीजर ने लोगों के बीच में खुद को पॉपुलर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने लोगों को मुफ्त मनोरंजन मुहैया कराया, फ्री में इंटरटेनमेंट की अवेलेबिलिटी करवाई कि हाँ, लोग इंटरटेनमेंट के लिए लोगों को, नागरिकों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा करने से सीजर के ऊपर में बहुत कर्ज भी आ गया था। अब ये सोच करके देखो कि उस समय तुम लोग सोच करके देखो कि रोम के लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स क्या हुआ करता था। तो जैसे आजकल के समय में लोग मूवी देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उस समय में रोम के लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स था कि वो अपने सामने में ग्लैडिएटर की लड़ाई देखा करते थे। ग्लैडिएटर कौन हुआ करते थे कि जहाँ पर दो बहादुर लोग, चाहे वो गुलाम हो या कॉमन मैन हो, सैनिक हो, है ना, तो अक्सर उन दोनों के बीच में लड़ाई लड़वाई जाती थी। और ये लड़ाई तब तक हुआ करती थी जब तक एक दूसरे को मार न डाले। मैंने ग्लैडिएटर मूवी भी देखी है, आप देखोगे तो समझ जाओगे। तो उस समय रोम के लोगों में ग्लैडिएटर की लड़ाई बड़ी पॉपुलर थी और उस लड़ाई में लोग आपस में तब तक लड़ते रहते थे जब तक वो मर न जाए। सीजर लगातार सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, मतलब जो उसने सोचा था, जो प्लान बनाया था, उसके हिसाब से वो पॉपुलर हुआ जा रहा था। रोम में दो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये दोनों के दोनों ही सीजर के दोस्त थे। अब जैसे इसमें से एक का नाम था पोम्पेई और दूसरे का नाम था क्राउसस। अब पोम्पेई सोचता था क्राउसस के बारे में कि क्राउसस रोम का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन वो तो बड़ा ही कनिंग है, बहुत ही धूर्त है। और क्राउसस सोचता था पोम्पेई के बारे में कि वह एक शानदार आर्मी जनरल है,
लेकिन वो बेकार है एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, ऐसा सोचा करता था। लेकिन ये दोनों के दोनों सीजर पर भरोसा करते थे, तो सीजर के दोस्त थे और ऐसे शक्तिशाली दोस्तों के कारण सीजर सत्ता की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ा और फिर आगे चल कर के उसे काउंसिल भी बनाया गया। तो काउंसिल ऑब्वियस है कि वो सीनेटर से ऊपर का पोस्ट हुआ करता होगा, या एक काउंसिल के अंदर में काफ़ी सारे सीनेटर्स हुआ करते होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सीजर ने ये बात अपने मन में सोची। कौन सी बात सोची? कि भाई मेरे साथ में तो पोम्पेई भी है और मेरे साथ में क्राउसस भी है, तो हम तीनों का जो ट्रायो है, वी आर वेरी पावरफुल मैन, है ना। काउंसिल को संपूर्ण सेना और सरकार का प्रभारी बनाया गया था। प्रभारी होने का मतलब है इंचार्ज बनाया जाना। अब सीजर रोम के सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों में से एक आदमी हो गया था। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था ना कि बचपन से उसकी ख्वाहिश थी सीजर की कि वो टॉप पर पहुंचना चाहता था, और टॉप पर पहुंचने की राह में एक बड़ा सा माइलस्टोन उसने हासिल कर लिया था जब वो रोम में काउंसिल बन गया था। और रोम के दो पावरफुल लोग, वो दोनों के दोनों इसके दोस्त थे। तो स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों को जूलियस सीजर की ये कहानी अच्छी लग रही होगी। तो एक बार मैं ज़रूर याद दिलाऊंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स ज़रूर डालना। अब ये स्टोरी लंबी सी है तो इसका दूसरा पार्ट में लेकर के फिर आता हूँ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। दूसरा पार्ट देखना, सुनना भूलना मत, क्योंकि ये तुम्हारे ICSE बोर्ड के सिलेबस को मैच करती हुई स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।